नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की हिंसक गतिविधियों और एजेंडे से संबंधित मामले की जांच को पूरा करने के बाद एनआईए की तरफ से पहली चार्जशीट पेश करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। सितंबर 2022 में पीएफआई की आपराधिक साजिश की जांच के लिए एनआईए ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में पीएफआई से जुड़े लोगों पर विभिन्न समुदायों के बीच खाई पैदा करने की साजिश रचने की बात भी सामने आई थी। एनआईए की इस जांच में मुस्लिम युवाओं को हथियार और विस्फोटक के दम पर 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के साथ साथ आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने का भी खुलासा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रदेश में पीएफआई की पैठ कैसे बढ़ती चली गई, मुस्लिम युवाओं को कैसे फंसा लिया गया, क्या खुफिया एजेंसियों से कहीं न कहीं चूक हुई है। इसी मुद्दे के आसपास करेंगे आज की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। सवाल नंबर 1, राजस्थान में कितनी पैठ बना चुका है पीएफआई, क्योंकि जिस तरीके से खुलासा हुआ है, क्या कितना बड़ा नेटवर्क राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान में ये कहां फैला हुआ है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। सवाल नंबर 2, पीएफआई आखिर कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और उनको इस्तेमाल करता है। साथ ही सवाल नंबर 3, पीएफआई को लेकर स्थानीय खुफिया एजेंसियां क्या फेल रही हैं, क्योंकि सबसे पहले 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि पीएफआई कैसे काम कर रहा है और षड्यंत्र रच रहा है देश के खिलाफ। उसके बाद से आज तक आखिरकार कहां तक पहुंचे हैं, और अब जब बड़ा खुलासा हो रहा है तो आखिर इसे कैसे देखा जाए। देश के खिलाफ बड़ी साजिश के तौर पर और पहली चार्जशीट राजस्थान में पीएफआई के मामले को लेकर के एनआईए ने दाखिल की। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, रामनारायण मीणा हमारे साथ हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और सैयद साहिब आलम हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत रामनारायण जी, सबसे पहले आपके कमेंट के साथ कि आखिरकार एक बड़ा खुलासा इसे कहें कि देश के खिलाफ एक सबसे बड़ी साजिश की 2047 तक इसे मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की जिम्मेदारी पीएफआई के सदस्यों को दी गई थी, इस पर वे काम कर रहे थे। क्या कैसे इसे देख पा रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, किसने जिम्मेदारी दी? क्या 2 व्यक्ति पूरे राजस्थान को बर्बाद कर सकते हैं? 2 व्यक्ति एक वार्ड को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए वो चीज़ है, लेकिन आतंक सबसे खराब चीज़ है। आतंक में मुस्लिम हो या कोई दूसरी जाति का हो, जिस प्रकार से जातवाद हमारे घुन लगी हुई है, वैसे ही ये टेररिज्म फैलाना, समुदाय में नफरत फैलाना, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। इसके बारे में सरकार को जितनी कठोरता से पेश आना चाहिए है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, आखिर में मिला कौन? हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मिला है। तो जो घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही है, उन घटनाओं पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सेंट्रल एजेंसीज को भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, खुद निष्पक्ष होकर के काम करना पड़ेगा, ताकि विश्वास जम सके। वो मुस्लिम हो या किसी भी जाति का हो, आतंक फैलाने वाला और जातवाद को या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आदमी को सरकार को या हमारी गुप्तचर एजेंसीज को टारगेट पे लेना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई स्थिति खराब नहीं हो। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में स्थिति खराब होने वाली भी नहीं है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आशीष जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? क्या एक बड़ी साजिश है कि 2047 तक इस्लामिक शासन कायम करने के ऊपर ये काम कर रहे थे पीएफआई के सदस्य, और 2 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में एनआईए ने जांच की और अब चार्जशीट दाखिल की है? हेमंत जी, अभी आपने अपनी डिबेट में कुछ प्रश्न खड़े किए हैं कि क्या राजस्थान की सरकार से खुफिया एजेंसियों से कोई चूक हुई है और इनकी पैठ कितनी है। हेमंत जी, ये एक फैक्ट है कि पिछले 4 सालों से जो राजस्थान में सरकार चल रही है, अगर हम अपराध नियंत्रण की बात करें, वो लोग जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, जिनके पास बाहर से फंड आ रहा है, इनफैक्ट अगर हम गैंगस्टरों की बात कर लें इससे अदर देन, या फिर हम माफियाओं की बात कर लें, खनन माफिया की, पेपर लीक माफिया की बात कर लें, तो ये एक फैक्ट है कि हेमंत जी, ये सरकार पूरी तरह से अपराध को नियंत्रण करने में फेल रही है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है हेमंत जी की, अगर हम बात करें तो साल भर पहले अगर हम चलें
तो यही नवरात्रा स्थापना थी, जहां पे करौली में दंगे हुए, फिर जोधपुर में हुए, फिर भरतपुर में हुए, फिर अलवर में हुआ और उदयपुर का वो कांड हुआ। वो सबको पता है, पूरे राजस्थान की जनता को पता है। आज साल भर होने वाला है, नवरात्रा स्थापना भी देखिए 22 तारीख को फिर आ जाएगी। ये सरकार करौली दंगे के मुख्य आरोपी को आज तक नहीं पकड़ पाई है। और किस बात की एटीएस है, आप देखिए, ये एटीएस ने जो राजस्थान में आतंकी गतिविधियों में लिप्त है उसको लेकर के कोई कार्रवाई पिछले 4 सालों में नहीं हुई है। ये एटीएस राजस्थान केवल गुटखा पकड़ती है, केवल डीजल पकड़ती है, केवल सट्टेबाजों को पकड़ती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा, पिछले साल मध्य प्रदेश की पुलिस जो विस्फोटक मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था उसको चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में पकड़ करके ले जाती है। राजस्थान की एटीएस को कानो खान उसकी खबर नहीं लगती है। तो ये सरकार को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि जगह जगह पे स्लीपर सेल फैले हुए हैं। 11 जिले ऐसे आइडेंटिफाइड है जहां पे स्लीपर सेल है। सरकार को बताना चाहिए, और रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, उनको सरकार का पक्ष बताना चाहिए कि राजस्थान की पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जी, ये तो एनआईए जो कर रही है। और इसके पहले भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करती रही है कि आपको ध्यान होगा, पिछले साल कोटा में इन्होंने रैली निकाली, उनको परमिशन दी, और जो हिंदू संगठन थे उनको रैली को प्रतिबंधित कर दिया। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि हमको कार्रवाई करनी ही नहीं है। जी, और देखिए, सरकार तो नहीं कर रही, लेकिन एनआईए जब कार्रवाई कर रही है और इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो क्या कोई एक बड़ी साजिश का संकेत है? योगेंद्र जोशी जी, ये जिस पर काम कर रही थी पीएफआई, यहां पर राजस्थान में जो खुलासा हुआ, सिर्फ राजस्थान में नहीं, इससे पहले बिहार से भी पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी पकड़े गए हैं, और इसके बाद ही ये पूरा संगठन जो है 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। हेमंत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जब एसओजी में था 2007 और 8 में, तो लखनऊ से सिमी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, कोटा से भी किया था और जगह से भी किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कोई ज्यादा गहराई से नहीं हुआ। लेकिन मुझे ध्यान आता है, क्योंकि ये मेरे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं था, लेकिन मुझे ध्यान आता है, तो ये पीएफआई से संबंधित ही संस्थाएं हैं बहुत सारी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे देश में क्या है, राजनीतिक परिदृश्य इतना खराब हो गया है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक इस प्रकार की संस्थाएं, आतंकवादी गतिविधि, देश के अंदर गोलाबारी, स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था, ये जो जितने भी मुद्दे हैं ये सब राजनीति से संबंधित है। अगर इसके अंदर राजनीति घुसी हुई है तो ये समझो पीएफआई भी डेवलप हो जाएगी। इसमें राजनीति घुसी हुई है तो गैंगवार भी होंगे। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनको सब पता रहता है, और हर चीज के अंदर राजनीति, अब जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार के मुद्दों को लेके ये धार्मिक संस्थाएं ये क्या करती हैं, ये कहती हैं कि साहब हम धर्म के आधार पर इन धार्मिक संस्थाओं में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको ज्ञान दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं ताकि ये डेवलप हों, और डेवलप नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके पीछे धार्मिक भावना को भड़का के, एक दूसरी संप्रदाय के खिलाफ बात करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, और इस प्रकार की नई जनरेशन के दिमाग में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बात के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि इस प्रकार की संस्थाओं पर बैन लगना चाहिए। और हमारे संविधान में जो ये ब्रॉड दे रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, जाति, मतलब सभी तरह की, लेकिन इनके ऊपर दोबारा से सोचने का समय आ गया है। और जिस प्रकार से ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिस प्रकार से अलग अलग धार्मिक संस्थाएं अपने अपने रैलियां निकालती हैं, सड़क के ऊपर परेडें कराती है और हथियारों की नुमाइश करते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इन सब चीजों को देखते हुए इस प्रकार की चीज बंद होनी चाहिए कि साहब हम सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, हम हमारे जो नौजवान हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं, जो मुझे जानकारी में है, कि इस प्रकार की संस्थाएं देश के अंदर बंटवारा ला रही है। ये बाहर के जो आतंकवादी संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं, वहां से पैसा आता है और उन पैसों के माध्यम से ये यहाँ के युवाओं को बरगलाते हैं और युवाओं को एक सटीक प्रकार की जानकारी देते हैं कि आपका जो उद्देश्य है, इस देश के अंदर क्या आपको करना पड़ेगा और क्या हमको करना है, हम किसके लिए आए हैं। देखिए, केरल से चालू हुआ, केरल के अंदर 3 संस्थाएं थी अलग अलग। वो बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद में 1992 में तीनों एक हो गए।
एक होने के बाद में पीएफआई का गठन हुआ, और पीएफआई का गठन होने के बाद में पहले ये केरल और कर्नाटक की तरफ था, लेकिन अब इसका हेड ऑफिस दिल्ली में आ गया। और इसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में करीब मेरे ख्याल से 27 या 37 जगह इनके बने हुए हैं कार्यालय। उसके अलावा आप देखिए केरल और कर्नाटक में जो सीपीएम है, सीपीआई है या बीजेपी है, इस प्रकार के इनके संगठन या कार्यकर्ताओं को 27-28 मार दिए गए हैं। दंगे फसाद में इन लोगों का नाम आता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें ये बंद होनी चाहिए। जोशी साहब मैं वापस आ जाऊंगा। सैयद साहिब आलम साहब, ये कितना गंभीर है कि देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की 2047 तक इसे इस्लामिक शासन के तौर पर विकसित करने की और बनाने की एक योजना पर एक संगठन काम कर रहा और अपने सदस्यों को इस बात को लेकर के ट्रेनिंग दे रहा, और ये इस पर भी काम कर रहा कि दो अलग अलग समुदायों के बीच में नफरत की खाई को पैदा करना है और कैसे धार्मिक तौर पर उन्माद फैलाना है। कितना गंभीर है ये? नहीं सर, वाकई ही चिंता का विषय है। और जहां बात आती है मुल्क के बंटवारे की या मुल्क में फसादात की या इस तरह के इंतशार पैदा करने की, तो यकीनन एनआईए की जो कार्यवाही हुई है वो उचित हुई है और उसका मुस्लिम समाज जो है समर्थन करता है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम एनआईए पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपने कार्यवाही क्यों की। जो इस प्रकार के संगठन होंगे या इस प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ऐसे संगठन होंगे जो खुलेआम धारदार हथियारों का प्रदर्शन करें, या ऐसा एक पर्टिकुलर कोई उनका ड्रेस कोड हो कि वो सड़क को जाम करें या अपनी रैलियां या अपनी आक्रोश यात्राएं निकालें, जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता जो हैं उन्होंने कहा, जोशी साहब ने, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने हमें आजादी दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो चाहे करेंगे। अरे अगर हमें करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली दायरे के अंदर करना होगा। हमें अलग अलग संस्थान या परेड या सेनाएं बनाने की क्या जरूरत है? क्या इस भारत के अंदर क्या आर्मी या डिफेंस या सेनाएं या पुलिस या जो भी ऐसी एजेंसीज हैं जो भारत के लिए काम करती हैं, यहां के नुमाइंदों के लिए काम करती हैं, क्या वो कम पड़ गई है जो हमें ऐसी प्राइवेट संस्थाओं की जरूरत है? बंद कीजिए इनको। लेकिन भारत के अंदर इस तरह के इंतशार फैलाने वाले मामले नहीं होंगे। सैयद साहब, कैसे आखिरकार मुस्लिम युवाओं को इस तरह से कोई बरगला करके उसमें शामिल कर रहा है? राजस्थान तो अमूमन ऐसा माना जाता था कि शांत था, तो कहां अब राजस्थान से भी जब दो गिरफ्तारी हुई उसके बाद एनआईए ने जांच की, तब ये पता चला कि कोटा का मोहम्मद आसिफ है और 12 का सादिक है। क्यों पनपने दिया? क्यों आपने जगह जगह ऐसी रैलियां और ऐसे आंदोलन और ऐसी विचार गोष्ठियां होने दी? ये सीधा सीधा मुतालबा सरकार से है। आप बात कर रहे हैं युवाओं को भड़काने की, युवा कहां नहीं भड़काया जाता। आज तो मुल्क के हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ तो युवाओं को भड़काया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, तो दूसरी तरफ भड़काया जाता है कि आज हिंदू खतरे में। अरे ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है ये राजनीतिक पार्टियां, इनका वजूद खतरे में है। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या लगा रखा है आपने? और कोई कौन जिम्मेदार है इसका कि इस तरह से पीएफआई की शाखाएं फैलती गई? जो सैयद साहब सवाल उठा रहे हैं, आशीष जी। कुछ नहीं होने जा रहा। नहीं, देखिए हेमंत जी, जो कार्रवाई हुई है वो पूरे भारत में हुई है, और जब सरकार को लगा कि ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो देश विरोधी है तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया। बहुत अच्छे से कार्रवाई हुई है। और हमको एक धारणा समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर एक माहौल बदला है जब से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आप मुझे बताइए, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो टेरर एक्टिविटीज है वो होने के पहले ही जो एजेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती है, उसका खुलासा कर देती हैं। देश में कोई भय का माहौल नहीं है और देश में कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन एनआईए ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम युवाओं को ऐसा भड़काया जा रहा है कि देश में इस्लाम खतरे में है। मैं तो सैयद साहब जैसे जो विद्वान लोग हैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने समाज के लोगों को जागृत करें कि भारत में इस्लाम बहुत सुरक्षित है, भारत में मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। और ये बात मुस्लिम संगठनों को बतानी चाहिए। भारत में जितनी फ्रीडम है, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जितने लोकतांत्रिक तरीके से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर कुछ युवा इसमें से दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से समाज की बनती है, धर्म की बनती है कि वो युवाओं को गलत रास्ते में जाने से रोकें। रामनारायण जी, अगर सीएए के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें भी इस तरह से एक्टिविटीज सामने आती है कि पीएफआई के लोग उसमें शामिल हैं
और उसके बाद में देखिए मैं एक सवाल उठा था कि राजस्थान तो अमूमन शांत माना जाता था, लेकिन राजस्थान में भी अब लगातार सामने आ रहा है कि पीएफआई की जड़ें कैसे आगे बढ़ती चली गई और सैयद साहब ने उस पर सवाल उठाए। तो क्या सत्ता का, शासन का कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा कि राजस्थान में ये सब कुछ हो रहा था, एनआईए बाहर से आकर के जांच दिल्ली से आकर के यहाँ पर करती है, तब ये सामने आता है? कहीं चूक हुई है कि पहले यहाँ की सरकार को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को पता नहीं चल पाया, ये पहले इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? और जो सवाल उठा रहे थे चतुर्वेदी जी की करौली, उदयपुर, जोधपुर, तमाम जगह पर इस तरह से एक के बाद एक हिंसा की वारदातें हुई। हेमंत जी, ये देखिए, ये अहिंसा को कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी उम्र का, कभी भी हिंदुस्तान में उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा। लेकिन हमें देखना ये है कि एजेंसीज केवल स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। यूपी में अभी आईबी ने कुछ लोगों को पकड़ा किसी के और मामले में, तो ये एजेंसी सबकी होती है, एक दूसरे में डाल करके इस तरह की बातें करना मेरे समझ की बात नहीं है। सबसे पहले धार्मिक उन्माद क्यों फैला देश में? आदरणीय मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्या यदि ऐसा है तो क्या वो पाकिस्तान भेज सकते किसी को? क्या वो इस तरह की बात करके धार्मिक उन्माद नहीं फैला रहे? तो ये देश के प्रधानमंत्री की हम सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी भाषा को संयत रखे। और देखिए, आप एक तरफ तो हम कहते हैं कि गौ माता है, हम भी कहते हैं गाय इस देश की शान ही नहीं है, धार्मिक पशु है जिसको मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन मानते, सभी मानते हैं। तो फिर जिस देश में मंत्रिमंडल में गोमांस का भक्षण करने वाले बैठे हों, तो इस तरह की बातें होकर के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को ठीक किया जाना चाहिए। और सरकार को ऐसे मामलों में बड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। स्टेट को सेंटर में डालना, सेंटर का स्टेट में डालना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साजिश कोई सी भी हो, आतंकवाद का कोई से भी हो, एक भी आदमी करता है या एक कोई समूह करता है, उसको नेश नाबूद करना चाहिए। फंडिंग्स कहां से आया, आज दिन तक उसको नहीं पकड़ा गया। क्या लेकिन ये कौन फैलाता है कि इस्लाम खतरे में है और इसके आधार पर ये डर दिखा करके मुस्लिम युवाओं को पीएफआई जैसे संगठन में शामिल करना, उनसे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिलवाना? एक आदमी कुछ बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा। इसलिए हम लोगों को जो सामाजिक जीवन में है वो प्रधानमंत्री से लगा करके वार्ड मेंबर तक उनको अपनी भाषा संयत रखनी चाहिए। उनके एजेंसीज है, उनके ऑफिसर्स है, उनको जरूर जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, रामनारायण जी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी केंद्र में चाहता हूं। देखिए हेमंत जी मैं जवाब देना चाहता हूं। हेमंत जी, इन्होंने जो प्रश्न खड़े किए हैं, आप देखिए जो मोदी जी की जो फिलॉसफी है गवर्नमेंट की, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस फिलॉसफी पे हम काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाओं की बात कर लें, आप देखिए धर्म के आधार पर एक भी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये इनकी सरकारें जो लगातार तुष्टीकरण करती रही, ये इनके प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का है। ये इनके प्रधानमंत्री कहते थे, जिनको हम मनमोहन सिंह जी, वो गवर्नमेंट चली है। राजस्थान की सरकार है, ये आप देखिए नोटिफिकेशन निकालती है कि रमजान के महीने में, जबकि नवरात्रा भी पड़ रहे थे पिछले साल, उसमें नोटिफिकेशन निकाला गया कि आप बिजली की कटौती नहीं करेंगे। अरे भाई, आपकी सरकार लगातार तुष्टीकरण कर रही है, लगातार कार्रवाई करने में भेदभाव करती है। हम नहीं करते, हम सब पे समान रूप से कार्रवाई करते हैं। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अभी आपने हेमंत जी सीए की बात की थी, सीए के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं है, लेकिन देश की तमाम जिसे कहते हैं ना सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने पूरे देश के मुसलमानों में ऐसा माहौल बनाया कि इससे जो है इस्लाम खतरे में है, इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। उसमें नागरिकता छिनने का कोई प्रोविजन ही नहीं था, आप देखिए। लेकिन आपने एक ऐसा माहौल बनाया, जगह जगह पे आपने धरने दिए। तो देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेकर के चलती है। ठीक है, रामनारायण जी इस कुछ कहना चाहेंगे आप इन पर? देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं जी। सबसे पहले जिस तरह का टेररिज्म फैल रहा है, जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैल रहा है और जिस प्रकार से ओबीसी भाषण दे रहे हैं, सबसे पहले जांच होनी चाहिए माननीय ओबीसी के फंडिंग कहां से आ रहा है, कौन उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है। ये जो चीजें हो रही है,
जी, ना धार्मिक सिर्फ उन्माद फैला के वोट लेने ओवैसी, वाला चल रहा अगर है। कोई भी इस तरह से बरगलाने का काम कर रहा है या धार्मिक तो करना उन्माद है, फैलाने का काम कर रहा है, आपको चाहे वो घबराते किसी भी हो। दल का नेता आपको हो, घबराते हो, उसकी आप खिलाफत कहते हो होनी सदन चाहिए। में मैं आ रहा हूं शेर साहब, सदन आपके में पास तो एक सरकार छोटी को सी चिट टिप्पणी दे दिया। मैं आपकी चाहता हूँ पार्टी योगेंद्र की जोशी जी, ईमानदार सरकार है। एक योगेंद्र दूसरे को जोशी जी, बता ये दो दो भाई। लोग पकड़े गए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कितनी बड़ी कोई स्लीपर सेल अभी भी पीएफआई की हो जो अपना काम कर रही हो? सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान में कितनी पैठ बना चुका है पीएफआई, इसकी जांच होनी देखिए चाहिए पूरी। हेमंत जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये राजनीतिक दल अपने वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जब तक बंद नहीं करेंगे कि उसने ये किया, हमने ये किया, समाज की जिम्मेदारी है। अरे समाज की क्या जिम्मेदारी है? बड़े बड़े पुलिस के लवाज में आप लेके बैठे हो, आईबी लेके बैठे हो, स्टेट में लेके बैठे हो, सेंटर में लेके बैठे हो, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ये बंद नहीं होगी जब तक ये चीज होगी नहीं। और ये आपने अभी 2 आदमी पकड़े, इस तरह के तो बहुत मिलेंगे आपको। और यही कोटा में, बूंदी में, बारा में यार अथा से बड़े पड़े हैं। लेकिन क्या होता है हमारे सैयद साहब, investigation कैसे का आखिर तरीका- पीएफआई युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है इस देश में? सर, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि वो जो आपका सीधा सीधा कटाक्ष है वो बार बार यही आ रहा है कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश। देखिए, जिस तरह से नहीं, ये यति कटाक्ष नरसिम्हानंद नहीं, ये हिंदुओं का गंभीर ब्रेन सवाल वॉश है, कर सर। रहे थे ना, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुसलमानों का कत्लेआम करो, धर्म संसद बनाओ, हिंदू धर्म संसद होनी चाहिए, सेम वैसे ये लोग कर रहे होंगे। आपका अगर सवाल इधर है तो सवाल उधर भी होना चाहिए। ये 2 ऐसे लोग हैं जो तथाकथित लोग, जिनको मैं कहता हूं, जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है पीएफआई का, कोई वजूद नहीं होना चाहिए यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों का। लेकिन हम इसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, नेशनल मीडिया दिखाता है, तो लोग सोचते हैं यही हमारे रहबर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये मुसलमानों के लिए। हिंदू सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है यति नरसिम्हानंद। अरे ये जो इंतशार है, ये जो जहरीली सियासत है, ये हमें कहां डुबो देगी? ये आम जनता को मार देगी। हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जरूरी है, चाहे जैसे अभी योगेंद्र जी कह रहे थे ओवैसी जैसे लोग हों या फिर कोई और, जो रामनारायण जी कह रहे हैं कि इस तरह के नेता जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जांच बिठाइए, आप सीबीआई जांच बिठाइए ऐसे लोगों के ऊपर। आप क्यों उन्हें प्रोत्साहन देते हैं? चलिए, आप इससे सहमत हैं आशीष जी? आप कहां से आ रही हैं? आशीष जी, सैयद साहब से सहमत हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, कोई भी ऐसी ठीक। एक्टिविटी हो जो की धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है, हमको उस पर नियंत्रण करना ठीक है, चाहिए, नियंत्रण करना सरकार को चाहिए और कार्रवाई करनी इसको चाहिए। लेकर के और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी